हाय फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो देख लिया होगा जो इसी का फर्स्ट पार्ट है। और अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है और आप जाकर उसे देख सकते हैं। आज का जो हमारा पूरा लेक्चर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा रिस्क पर बेस है। जितने भी मैंने यहाँ पे टॉपिक्स लिख रखे हैं वो सारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले कुछ बच्चों ने मुझसे ये पूछा था कि मैं कौन सी बुक रेफर कर रही हूँ, तो आई एम रेफरिंग अ बुक बाय डॉक्टर वनीता त्रिपाठी। ठीक है, ये बुक मैं रेफर कर रही हूँ। जिनके पास है वो अपनी बुक्स में वही एग्जाम्पल्स देख सकते हैं जो भी मैं यहाँ पे कोट करूंगी। प्लस इनमें से मैं आप लोगों को आज के लेक्चर में ये भी बताऊंगी कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कौन से टॉपिक से थ्योरी क्वेश्चन के ज्यादा चांसेस है, कौन से टॉपिक से प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ज्यादा चांसेस है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो इसमें हमारा क्या बोलते हैं, फर्स्ट मैंने जैसे रिस्क लिया है, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपके साथ डिस्कस करा था कि रिस्क क्या है। रिस्क है वेरिएशन इन द एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। ये चीज बहुत क्लियर थी कि मैंने कुछ एक्सपेक्ट कर रखा है रिटर्न, उसमें जो भी वेरिएशन होगी वो मेरा होगा रिस्क। ठीक है, तो मेन हमें डेफिनेशन पता है। अब मैं थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्क एंड टाइप्स ऑफ रिस्क आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम क्या बोलते हैं फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। ये पूरा करके जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन ज्यादातर आ रखा है। किस तरीके से आता है, या तो वो बोल देंगे नो इन्वेस्टमेंट इज रिस्क फ्री। ठीक है, ये लाइन बहुत अच्छे से याद रखना। वो बोलेंगे नो इन्वेस्टमेंट इज रिस्क फ्री। और ये चीज सच भी है यार, कोई भी इन्वेस्टमेंट जो होती है ना वो रिस्क फ्री नहीं होती है। ऐसी कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशंस होती है जिसमें कुछ कुछ हमारी जो सिक्योरिटीज होती हैं उन्हें तुम बोल सकते हो कि वो रिस्क फ्री है। ठीक है, बट मोस्टली सारी सिक्योरिटीज में कहीं ना कहीं भले ही मतलब 0 पॉइंट समथिंग रिस्क हो, पर होता है रिस्क। ठीक है, तो ये वाली लाइन बहुत अच्छे से याद रखना। वो लोग कैसे तुमसे क्वेश्चन पेपर में पूछ लेंगे कि नो इन्वेस्टमेंट इज रिस्क फ्री, डिफाइन रिस्क प्लस उसके टाइप्स ऑफ रिस्क बता दो। टाइप्स ऑफ रिस्क में सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क के भी आगे उसे अच्छे से इलाबोरेट कर दो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन अपने पास ध्यान रखना। और उसके बाद है हम अपना टॉपिक जो रिस्क डिस्कस कर रहे थे, जैसे वेरिएशन इन एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। अब ज्यादातर ना कई बार हमारा क्या होता है, रिस्क और अनसर्टेनिटी, इन दो चीजों को बड़े ही क्या बोलते हैं इंटरचेंजेबली हम लोग यूज कर लेते हैं। बट इसका क्या बोलते हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। रिस्क क्या होता है, रिस्क और इसके बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि रिस्क के केस में क्या होता है कि हमारे पास थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और क्या बोलते हैं ऑन दैट बेसिस हम प्रोबेबिलिटीज दे देते हैं। ठीक है, रिस्क जितना भी है, फॉर एग्जांपल हमारा जितना भी रिस्क बन रहा है उसका हम प्रोबेबिलिटीज दे देते हैं। उस केसेस में यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटीज बता सकते हैं, बट अनसर्टेनिटी के केस में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, इसीलिए अनसर्टेन है, हमें पता ही नहीं कि क्या होगा। ठीक है, रिस्क के केस में क्या था, हम प्रोबेबिलिटीज अलॉट कर सकते हैं। अनसर्टेनिटी के केस में हम ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं दे सकते बिकॉज वी आर नॉट हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये यहाँ पे बस एक डिफरेंस का पॉइंट था। दूसरा ये कि रिस्क के केस में क्या होता है कि रिस्क, मैंने आपको पहले भी ये चीज बताई थी कि कोई भी इन्वेस्टर होता है वो हमेशा ये सोचता है जितना ज्यादा मेरा रिस्क हो रहा है उतना ज्यादा ही मेरा रिटर्न हो। ठीक है, अगर मेरा रिस्क यहाँ पे बढ़ रहा है और रिटर्न कंपेरेटिवली कम है, या रिटर्न हमारा उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है, तो उस केस में इन्वेस्टर वहां पे इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो ये चीज दिमाग में रखना कि अगर हमारा रिस्क बढ़ रहा है तो हम रिटर्न भी वहां पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा इंक्रीज हो। उसके बाद है जैसे टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स, मैंने यहाँ पे लिख रखा है। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स जस्ट आपको बताने के लिए है, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से एज सच ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बट ये क्या बोलते हैं बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। जब आप रिस्क को एक्सप्लेन करोगे ना, ये चीज आप वहां पे डाल सकते हो उसकी एक्सप्लेनेशन में। तो ये क्या था, हमारे 3 तरीके के रिस्क टेकर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, जिसमें है रिस्क एवर्स। रिस्क एवर्स होते हैं जो बहुत ही कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं कि भाई मुझे क्या बोलते हैं रिस्क मतलब कम से कम चाहिए और रिटर्न ज्यादा से ज्यादा चाहिए, ये वो लोग होते हैं। और उसके बाद है हमारा रिस्क न्यूट्रल। रिस्क न्यूट्रल वाले कौन से होते हैं, जिनका रिस्क बढ़ रहा है, ठीक है, या क्या बोलते हैं कम हो रहा है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, रिस्क कहीं ना कहीं सेम है और रिटर्न भी हमारा सेम है, या बढ़ भी रहा है तो इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उन्हें। तो यहाँ पे तुम बोल सकते हो वो लोग न्यूट्रल होते हैं। उसके बाद है रिस्क लवर, जिनको ज्यादा रिस्क लेने की आदत होती है, वो उन्हीं चीजों में ज्यादातर इन्वेस्ट करते हैं कि जिसमें ज्यादा रिस्क हो हमारा।
ठीक है, रिटर्न कम हो चलेगा पर रिस्क ज्यादा होना चाहिए। तो ये होते हैं वो लोग। इस पूरे चैप्टर में हम स्टार्टिंग से जो जिन्हें लेके चल रहे हैं वो है हमारे रिस्क एवर्स वाले लोग। ठीक है, रिस्क एवर्स वालों को ही हम लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमारा एक पॉइंट है, एक रैशनल इन्वेस्टर वही होता है जो जो अपना रिस्क कम करना चाहे और रिटर्न बढ़ाना चाहे। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या बोलते हैं पॉइंट कंप्लीट होता है। उसके बाद अब टाइप्स ऑफ रिस्क हमारे क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिस्क भी हमारा किस बेसिस पे बनते हैं, टाइप्स ऑफ रिस्क हमारे बनते हैं कि क्या बोलते हैं इसे अफेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे हमारा जो रिटर्न है, रिटर्न को दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं और एक होते हैं इंटरनल फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग आर रिटर्न। ठीक है, हमारे रिटर्न को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स होते हैं। तो फैक्टर्स बेसिकली तुम यहाँ पे समझ सकते हो कि एक होते हैं हमारे इंटरनल फैक्टर्स और एक होते हैं हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है, इंटरनल फैक्टर्स के केस में अब मैं क्या बोलूंगी, इंटरनल फैक्टर्स कौन से हो गए, जैसे मैनेजमेंट में तुम्हारे गड़बड़ी हो रही है, या वर्कर्स ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, या कुछ तुम्हारी क्या बोलते हैं इंटरनल जो कंपनी की खुद की मैनेजमेंट या इसमें प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, उसकी वजह से आपका यहाँ पे रिटर्न में क्या बोलते हैं इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, या क्या बोलते हैं वेरिएशन आपका इस वजह से हो रहा है रिटर्न्स में। तो ये हो गए इंटरनल फैक्टर्स। एक्सटर्नल हो गए जैसे पॉलिटिकल, सोशल, या हमारा यही सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स में कुछ चेंजेस आए हैं, वो इम्पैक्ट डाल रहे हैं। ठीक है, वो हो गए हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है, तो ये भी हमारा डालते हैं, इन दोनों ही फैक्टर्स की वजह से हमारा वेरिएशन आता है रिटर्न में, मतलब इन दोनों की वजह से हमारा रिस्क अराइज होता है। तो आइए उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल में आते कौन से हैं। सिस्टमैटिक रिस्क अगर मैं बोलूं, सिस्टमैटिक रिस्क हमारा क्या बोलते हैं ये वाला पार्ट है, एक्सटर्नल वाला। बिकॉज एक चीज तुम सोच के देखो, अगर एक्सटर्नल वाला जो चीज होती है ना, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं वो हर एक कंपनी को इफेक्ट करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रही हूँ कोरोना वायरस हर एक कंपनी को इफेक्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर कंपनी की ही सिक्योरिटीज को इफेक्ट करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इंटरनल लेके चलूं, इंटरनल के केस में यहाँ पे आते हैं अनसिस्टमैटिक। अनसिस्टमैटिक वाले आ गए। अनसिस्टमैटिक मतलब जो भी इंटरनल वाले में मैंने आपको बताया था, मैनेजमेंट वाले मतलब अनसिस्टमैटिक रिस्क, जिसे कहीं ना कहीं अपना जो कंपनी है वो कंट्रोल कर सकती है, उस रिस्क को मिनिमाइज कर सकती है। ठीक है, इस वाले रिस्क पर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है, एक्सटर्नल फैक्टर्स पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है। इंटरनल फैक्टर्स के केस में क्या है, आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हो, प्लस आप उन्हें जीरो भी कर सकते हो। समझ रहे हो, आप इन्हें जीरो भी कर सकते हो। अब आगे जाके आपने क्या बोलते हैं, एक चैप्टर आपका स्टार्ट होता है पोर्टफोलियो। उस पोर्टफोलियो को स्टार्ट करने से पहले मैंने इसीलिए ये चैप्टर बताया था क्योंकि रिटर्न और रिस्क यहाँ पे आपका क्लैरिफाई हो जाएगा, तो वो चैप्टर बहुत जल्दी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इंटरलिंक्ड है ये दोनों चैप्टर्स, हाँ, आधे से ज्यादा पार्ट इसी में आपका कंप्लीट हो जाता है। अनसिस्टमैटिक रिस्क यहाँ पे मैंने बोला, अब मैंने वहां पे एक नई चीज आती है। मैंने तुम्हें बोला था कि कभी भी कोई भी बंदा किसी भी एक सिक्योरिटी में इन्वेस्ट नहीं करता है। ठीक है, वो ट्राई करता है सिक्योरिटी 1, सिक्योरिटी 2, सिक्योरिटी 3, 2 और मोर सिक्योरिटीज में वो इन्वेस्ट करे। तो मैंने लास्ट क्लास में भी ये चीज बोली थी, कॉम्बिनेशन ऑफ क्या बोलते हैं 2 और मोर सिक्योरिटीज, क्या बोला जाएगा उन्हें, पोर्टफोलियो बोला जाएगा। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, समझ रहे हो। अगर मैं सिर्फ यहाँ पे एक सिक्योरिटी लेके चलूं मुझे नुकसान हो सकता है। वही चीज मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोली थी कि इसी वजह से हम पोर्टफोलियो बनाते हैं जिसमें हमारी 2 या 2 से ज्यादा होती है। अब इस केस में भी क्या है, तुम इसे लेके चलो, जैसे हमारा एक होता था ना फिक्स्ड फैक्टर, हमारा होता था जैसे फिक्स्ड वाला एक होता था और वेरिएबल फैक्टर्स होते थे। अब उसमें तुम लेके चल सकते हो, जैसे फिक्स्ड है ये चीज, तो मतलब बाहर ऐसी चीजें हो रही है तो ये सिस्टमैटिक रिस्क तो रहेगा ही रहेगा, ये हर एक सिक्योरिटी में रहेगा। सिक्योरिटी 1, सिक्योरिटी 2, सिक्योरिटी 3, ये हर एक में रहेगा। क्यों? क्योंकि ये तो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से है ना हमारा।
तो मतलब अगर मैं डाइवर्सिफिकेशन भी करूं, जैसे मैं ना बहुत सारे अलग अलग तरीके के वो बनाती हूँ, जैसे मैंने समझो एक बास्केट ले लिया, मैंने इस बास्केट में इस तरीके से रखने की कोशिश कर रही हूँ कि बिल्कुल मेरा रिस्क फ्री हो जाए, वो समझ रहे हो, रिस्क फ्री करने के लिए मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ, रिस्क फ्री भी हो प्लस मुझे रिटर्न भी ज्यादा हो। ये मैंने चीज लास्ट क्लास में भी बोली थी, रिस्क फ्री अगर आप लेके चल रहे हो तो रिस्क फ्री के केस में आपको रिटर्न इतना ज्यादा नहीं मिलेगा। रिटर्न आपको किसमें ज्यादा मिलेगा, जिसका रिस्क हमारा हाई होता है, जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ज्यादा रिटर्न मिलेगा आप लोगों को, पर इन्वेस्टमेंट लोग उसमें करते नहीं है ना। तो इसीलिए सपोज करो मैंने एक बास्केट ली है, बास्केट में अब मैं कुछ वेजिटेबल्स रखना चाह रही हूँ, ठीक है। मैंने कल भी क्या बोलते हैं ये एग्जांपल लिया था, जैसे टोमेटोज लिए, टोमेटोज उसमें क्या बोलते हैं एक आध उसमें खराब है, अब मैंने क्या करा, मैंने करा उसके साथ मैंने पोटैटोज डाल दिए। अब उसका क्या था, उसी कंसिस्टेंसी की अगर वहां पे कोई चीज होती जैसे टोमेटोज के साथ ही मतलब कुछ ऐसे ही चीज होती, फॉर एग्जांपल लेमन भी होता, तो कहीं ना कहीं वो जो सड़ी हुई चीज है उसे वो क्या बोलते हैं खींचता और वो खुद भी मतलब अपने में फैला देता। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, पोटैटो को डाल रही हूँ ताकि वो इतना ज्यादा जल्दी उसके साथ रिएक्ट ना करे, ठीक है, या क्या बोलते हैं मे भी हो सकता है उसका इतना ज्यादा कुछ इफेक्ट भी ना पड़े पोटैटोज पे। तो मैंने टोमेटोज रखे, पोटैटोज रखे, उसके बाद मैंने उसमें वाटरमेलन रख दिया। क्लियर है। तो अब मैंने इसमें क्या करा है, मैंने अपना कंपैरेटिवली अपना पूरा सेफ बना के चल रही हूँ, एक डाइवर्सिफिकेशन मैंने कर दिया है उसमें। वहीं पे मैंने एक और बास्केट बनाया है जिसमें मैंने और चीजें रख दी, अनियन रख दिया, टोमेटोज रख दिए या पोटैटोज रख दिए, इस तरीके का मैंने बनाया। अब मैं देख रही हूँ दोनों बास्केट्स को मैं कंपेयर करके देखूंगी मेरा रिस्क किसमें कम है, कौन सी बास्केट ऐसी है जिसमें क्या बोलते हैं 2 दिन तक या मैं 3 दिन तक अगर मैं उन्हें देखूं, ठीक है, तो मैं इन्हें देखना चाह रही हूँ कि कौन सी मेरी अगर बास्केट को मैं ऐसी रख दूंगी तो उस केस में कौन सी वाली बास्केट के मेरे सड़ जाएंगी चीजें, ठीक है, और कौन सी वाली बास्केट की लेट हो रही है, समझ रहे हो, लेट सड़ रही है या फिर क्या बोलते हैं वो यून हो ही नहीं रही है। तो ये वाली चीज मुझे यहाँ पे देखनी थी, रिस्क कौन सी बास्केट में मेरा ज्यादा है, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, उस रिस्क को डिक्रीज करने के लिए मैं कुछ ना कुछ ऐड करती रहूंगी। बट यहाँ पे एक चीज याद रखना, सिस्टमैटिक रिस्क को आप लोग रिमूव नहीं कर सकते हो। सिस्टमैटिक रिस्क ऐसा है जो कि रहेगा ही रहेगा, समझ रहे हो। जैसे मौसम खराब हो गया और तुम्हारी चीजें भारी पड़ी हुई है, ठीक है, या मौसम ऐसा है जिसकी वजह से सब्जियां गलेंगी, तो उस केस में आप उस रिस्क को तो रिमूव कर ही नहीं सकते हो। अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या था कि आप उसमें चेंज करके रख सकते हो, टोमेटोज के साथ पोटैटोज रख सकते हो कि शायद उसका इतनी जल्दी रिएक्शन ना हो सके। तो सिस्टमैटिक रिस्क इज देयर, अनसिस्टमैटिक रिस्क को आप पूरा ट्राई कर रहे हो रिमूव करने का, समझ रहे हो। इंटरनल फैक्टर्स अगर आप कंट्रोल कर सकते हो, आप अपने अनसिस्टमैटिक रिस्क को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हो। चलो अब इसमें से स्टार्ट करते हैं कि हमारे सिस्टमैटिक रिस्क में क्या क्या आते हैं। सिस्टमैटिक रिस्क में मेरा सबसे पहले आता है मार्केट रिस्क, ठीक है। मार्केट रिस्क क्या होता है, मार्केट रिस्क को मैं लेके चल सकती हूँ जैसे कि आपके कोई भी जैसे एक मेंटालिटी लेके चलो। अभी के टाइम पे क्या हो रहा है, जैसे कि ये न्यूज हमारी आई थी जब कोरोना वायरस आया था, तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा ये न्यूज आ रही थी कि शेयर प्राइसेस में बहुत ज्यादा गिरावट हो रही है, फॉल हो रहे हैं। तो वो क्यों हो रहे थे हमारे शेयर प्राइसेस यहाँ पे फॉल, उसका यार एक रीजन है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बाकी सबके हमारे फॉल हो रहे हैं, कुछ जो कंपनीज होंगी, चुनिंदा कंपनीज होगी जिन पर इफेक्ट हुआ होगा उसका असली में। कुछ कंपनीज होंगी जो बहुत ही बढ़िया कमा रही होंगी, बहुत अच्छा उनका परफॉर्मेंस चल रहा होगा, बट उनके शेयर होल्डर्स को क्या हुआ, उनके शेयर होल्डर्स को ये हुआ, उनके इन्वेस्टर्स को ये हुआ कि भाई दूसरी कंपनियों को तो इतना ज्यादा इफेक्ट हो गया कोरोना वायरस का, वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने शेयर बेच रहे हैं, ठीक है। तो हमारे में भी तो ये केस में ऐसा होगा ना। उन्होंने क्या बना, अपनी एक मेंटालिटी बना ली कि भाई हमारे केस में भी ऐसा होगा, हमारे भी शेयर्स के प्राइसेस गिर जाएंगे, इसलिए हम क्या करते हैं पहले बेच के चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उस कंपनी के शेयर के प्राइसेस भी फॉल हो जाएंगे अपने आप ही। अब इसमें क्या हुआ, वो कंपनी अच्छे से काम कर रही थी, बट दूसरी कंपनीज पर उसका इफेक्ट हुआ, इसकी वजह से उस पर इफेक्ट हुआ है। और ये एक हर्ड मेंटालिटी होती है, ठीक है, एक भेड़ चाल तुम समझ सकते हो कि भाई उधर ऐसा हो रहा है तो यहाँ पे भी ऐसा ही होना चाहिए।
ठीक है। तो वही चीज है कि मार्केट में जिस तरीके का इन्वायरमेंट चल रहा है, अगर मार्केट में कंपनीज के शेयर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं या अच्छा हो रहा है, उसी हिसाब से वो चीज तुम पे भी इफेक्ट क्या बोलते हैं इम्पैक्ट करेगी। अगर वहां पे कहीं ना कहीं उनके प्राइसेस फॉल हो रहे हैं तो वो रीजन देखेंगे और वहीं पे तुम्हारे प्राइसेस भी फॉलो हो जाएंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ योर परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे हमारा मार्केट रिस्क हो गया। मार्केट रिस्क को कभी कभार आप समझ सकते हो, जो सिस्टमैटिक रिस्क होता है उसका 2/3 पार्ट है हमारा मार्केट रिस्क। तो समझ सकते हो कि मार्केट रिस्क कंपेरेटिवली ऑलमोस्ट आप समझ सकते हो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क इज मार्केट रिस्क। ठीक है। उसके बाद हमारा क्या बोलते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क हमारे यहाँ पे नया आ रहा है। अब इंटरेस्ट रेट जैसे कूपन रेट तुम लोगों ने सुना होगा, मार्केट इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पे सुना होगा, और एक बॉन्ड प्राइसेस भी सुने होंगे। ठीक है। तो इसी पे स्टार्ट करती हूं मैं। अब यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेके मैं चल रही हूं। समझो कूपन रेट है, कूपन रेट मैंने यहाँ पे ले लिया। कूपन रेट सपोज करो मैं ले रही हूं 10 रुपीज। ठीक है, 10% ले लो। उसके बाद मैंने उसकी फेस वैल्यू ले ली, फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड। फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड मैंने क्या ले ली 1000 रुपीज ले ली। उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने करा मार्केट इंटरेस्ट रेट। ठीक है, मार्केट इंटरेस्ट रेट मैंने ले लिया 12%। अब मुझे बताओ तुम इस सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करोगे या नहीं करोगे। कूपन रेट क्या होता है, कूपन रेट होता है जो कि तुम्हारी फेस वैल्यू पे तुम्हें इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा। फेस वैल्यू क्या है 1000 रुपए, मतलब सही में जो इंटरेस्ट तुम्हें मिलता है ना वो कूपन रेट होता है। तो 1000 है हमारा, 1000 का 10% हमें 100 रुपए मिलेंगे। ठीक है, हमें कायदे से इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 100 रुपए। बट अब मुझे एक बात बताओ, 100 रुपए तो मुझे मिल जाएंगे कूपन रेट के हिसाब से, बट मेरा मार्केट का इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा है, मार्केट का इंटरेस्ट रेट मेरा चल रहा है 12%। समझ रहे हो, मुझे कितना मिल रहा है 10%, जो मेरे को मिलेगा ही मिलेगा सिक्योरिटी पर। अब इसमें क्या है, मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रहा है 12%, क्या मैं इसे खरीदूंगी, नहीं खरीदूंगी। भाई मार्केट में इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल रहा है और यहाँ पे सिक्योरिटी पे हमें सिर्फ इंटरेस्ट रेट कितना मिल रहा है, कूपन रेट कितना मिल रहा है 10%। मैं नहीं करूंगी उसमें इन्वेस्ट, या फिर मैं ये बोलूंगी चलो भाई मैं करने को भी तैयार हूं इसमें इन्वेस्ट, पर मैं 1000 रुपए नहीं दूंगी। ठीक है, 1000 रुपए से अगर इसे कम कर सको तो मैं खरीदने के लिए तैयार हूं इस कूपन रेट पे। ठीक है, तो अब इस केस में वो बोल रहे हैं कि मुझे ये बताओ कि इसकी फिर वैल्यू मैं कितनी रखूं कि जितने पर मैं इस कूपन रेट पे खरीद सकती हूँ। मैं क्या करूंगी, बॉन्ड की प्राइस ले लूंगी। बॉन्ड प्राइस मैं निकालूंगी यहाँ पे कि कितनी लूं, कूपन रेट अपॉन मार्केट इंटरेस्ट रेट इंटू 100। ठीक है, अब यहाँ पे सॉरी इंटू 100 नहीं, इंटू पार वैल्यू, पार वैल्यू ऑफ बॉन्ड। ठीक है, ये चीज यहाँ पे याद रखना, हमेशा यहाँ पे पार वैल्यू ऑफ बॉन्ड ही आएगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इन्हीं की वैल्यूज को डालू तो मेरा क्या निकल के आएगा 10%। ठीक है, और यहाँ पे नीचे कितना है मार्केट इंटरेस्ट रेट, मार्केट इंटरेस्ट रेट इज 12 इंटू 1000। ठीक है, कहीं ना कहीं मैं निकाल सकती हूँ 800 प्लस समथिंग आएगा, 833.33 कुछ आएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे ये समझ लो 1000 से तो मेरी कम हो गई ना, यहाँ पे वैल्यू कम हो गई मेरी। तो इतने यहाँ पे जो मेरी वैल्यू आएगी ना उस वैल्यू पे मैं खरीदने को रेडी हूं। अगर मुझे तुम बोलोगे 1000 रुपए तू लगा ले, 1000 रुपए पे मैं 10% दे दूंगी, ठीक है, पर मार्केट में 12% मिल रहा है तो मैं क्यों लगाऊं। अगर मेरे को 10% पे लगाना है, कम पैसे में खरीदूंगी तभी मैं लगाऊंगी। क्लियर है, तो वही चीज यहाँ पे है। बॉन्ड की मैंने प्राइस निकाल दी कि कूपन रेट कितना था मेरा 10 था, मार्केट इंटरेस्ट रेट 12 और ये पार वैल्यू थी, दिस इज द फेस वैल्यू जो मैंने यहाँ पे डाली है। तो यहाँ पे जो भी प्राइस आएगा उतने पे मैं खरीदने को तैयार हूं 10% कूपन रेट पे। दिस इज इट। तो अब इसमें क्या बोलते हैं, हमारा इंटरेस्ट रेट रिस्क में यही चीज होती है कि अगर बाय चांस मेरा क्या बोलते हैं यहाँ पे मार्केट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तो मेरे बॉन्ड की प्राइस कम होगी। ये समझ रहे हो,
इनवर्स रिलेशन है दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है। बॉन्ड प्राइस और कूपन रेट के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, मार्केट इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड प्राइस के बीच में इनवर्स रिलेशन है। तो सपोज करो अगर मेरा मार्केट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तो मेरा क्या होगा? बॉन्ड का प्राइस डिक्रीज हो जाएगा, बॉन्ड का प्राइस डिक्रीज हो जाएगा। अगर मेरा कूपन रेट इंक्रीज होता है तो मेरा क्या होगा? बॉन्ड का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। तो बस यही था हमारा यहाँ पे प्राइस रिस्क के केस में ये चीज आ जाती है कि हमारा अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो हमारा बॉन्ड का प्राइस डिक्रीज हो जाएगा। दिस इज द प्राइस रिस्क। इसे मैं क्या बोल सकती हूँ? ये मेरा प्राइस रिस्क है। अब इसी में दूसरा पार्ट इसका ये था, प्राइस रिस्क के अलावा भी एक और पार्ट है मेरा, विच इज री इन्वेस्टमेंट रिस्क। ठीक है, अब री इन्वेस्टमेंट रिस्क क्या होता है? इसी के पार्ट मैंने बताया, इंटरेस्ट रेट रिस्क के दो पार्ट है, प्राइस रिस्क और री इन्वेस्टमेंट रिस्क। तो री इन्वेस्टमेंट रिस्क के केस में क्या है? अगेन मैं एग्जांपल ले रही हूं यहाँ पे। एग्जांपल मैंने लिया है जैसे कि आपने कोई ऐसी मतलब ले लिया यहाँ पे 8% ले लो मार्केट इंटरेस्ट रेट। मार्केट इंटरेस्ट रेट आपने 8% ले लिया और वहीं पे 10% आप ले लो कूपन रेट। ठीक है, फेस वैल्यू वही ले लो 1000। ठीक है, फेस वैल्यू मेरी 1000 हो गई। तो अब मैं इसमें इन्वेस्ट करूं या ना करूं? 1000 रुपए में बिल्कुल करूंगी। कूपन रेट मेरा ज्यादा है, बढ़िया बात है ना, 100 रुपए मेरे को मिल रहे हैं। तो अब इस केस में क्या होगा? मेरे को इंटरेस्ट कितने का मिल गया? 100 रुपए। 1000 का 10% लेके 100 रुपए हमारा को इंटरेस्ट रेट मिल गया। 8% का मार्केट इंटरेस्ट में मैं तो बहुत खुश भाई। 1000 रुपए में मेरे को 8% की जगह 10% मिल रहा है। कूपन रेट हमारा जो सही में मिलेगा 10% मिल रहा है हमें, तो अच्छी बात है ना। 80 रुपए की जगह 100 रुपए मिल रहे हैं मुझे, मैं तो कर दूंगी इन्वेस्ट 1000 रुपए में। अब इस केस में क्या है? 100 रुपए जो मेरे को मिल गए हैं, इंटरेस्ट मिल गया है। अब इस केस में ये इंटरेस्ट भी हो सकता है, ये तो बॉन्ड की मैंने बात करी थी इसलिए मैंने इंटरेस्ट बोला है इसे। अगर जैसे इक्विटी शेयर्स है या प्रेफरेंस शेयर्स है उस केस में इसे डिविडेंड भी आप लोग बोल सकते हैं। तो अब इस केस में क्या होगा? इंटरेस्ट हो या डिविडेंड हो। ठीक है, मैंने क्या बात करी थी? मैंने बात करी थी री इन्वेस्टमेंट रिस्क। तो अब मैं क्या कर रही हूँ? ये जो मेरे को इंटरेस्ट या डिविडेंड कुछ भी मिला है ना, मैं इसे री इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। ठीक है, मैं इसे री इन्वेस्ट करना चाहती हूँ इसी सिक्योरिटी में। इसी तरीके की एक सिक्योरिटी है जो सेम प्राइस पे अवेलेबल है, उसी में मैं इन्वेस्ट करना चाहती हूँ 100 रुपए में। अब यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, मार्केट इंटरेस्ट रेट जब 8% हुआ, मतलब वो डिक्रीज हुआ था ना। ठीक है, डिक्रीज होके 8% हुआ था। अब क्या हुआ? कूपन रेट तो मेरा पहले 10% चल रहा था। 10% जब मेरा चल रहा था उस टाइम पे मार्केट इंटरेस्ट रेट गिर के 8% हो गया था, तो मेरा फायदा हो गया था कि भाई मैं इन्वेस्ट कर दूं। अब क्या है? अब तो मेरा चल ही रहा है ना 8%। बिजनेस वालों को पता है कि 8% चल रहा है, तो 8% से ऊपर क्यों देंगे वो लोग? नहीं देंगे ना। तो जब मैं इस 100 रुपए को इन्वेस्ट करने जाऊंगी ना, तो अब मुझे इसमें सिर्फ क्या बोलते हैं 8%, मतलब 8 रुपीज ही मिलेंगे। मतलब मेरा जो दूसरा री इन्वेस्टमेंट हो रहा है, री इन्वेस्टमेंट मेरा कितने पे हो रहा है? 100 रुपए पे। कौन सा 100 रुपए? क्या है मेरा? इंटरेस्ट और डिविडेंड जो इससे आया था, जो पैसा मेरी कमाई हुई थी वही मैंने इसमें सिक्योरिटी में लगा दी, तो मुझे इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा? यही 8% मिलेगा। क्लियर है? तो अब इस केस में हमें क्या चीज समझ आई है? हमें ये चीज समझ आई है कि अगर हमारा क्या बोलते हैं मार्केट इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होता है, ठीक है, मार्केट इंटरेस्ट रेट अगर डिक्रीज होगा तो क्या होगा? मेरे बॉन्ड प्राइस इंक्रीज होगा। समझ रहे हो? बॉन्ड प्राइस इंक्रीज होगा और मेरा इसका क्या होगा? री इन्वेस्टमेंट रिस्क। री इन्वेस्टमेंट रिस्क जो है मेरा वो इंक्रीज होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे मेरे को समझ आ गया, बॉन्ड प्राइस और जो प्राइस रिस्क था उसमें हमारा इनवर्स रिलेशनशिप था। री इन्वेस्टमेंट रिस्क और बॉन्ड प्राइस के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप बन रहा है।
ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया हो तो नेक्स्ट पॉइंट पे मैं आती हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। और जो मैंने फॉर्मूला भी इससे पहले बताया था, बॉन्ड प्राइस इज इक्वल टू कूपन रेट अपॉन मार्केट इंटरेस्ट रेट इनटू पार वैल्यू, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे भी याद रखना। नेक्स्ट इसमें हमारा जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा परचेजिंग पावर। अब परचेजिंग पावर हमारा कैसे इफेक्ट होता है? इन्फ्लेशन नाम, इन्फ्लेशन वर्ड सुना है ना? इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई, ठीक है, मतलब इन्फ्लेशन आ गया मतलब महंगाई आ गई, ये चीज मतलब एक लेमैन लैंग्वेज में बोली जाती है। अब इस केस में देखो, यही मैं चीज लेके चल रही हूं। आज तुमने एक क्या बोलते कॉन्ट्रैक्ट बनाया, तुम बॉन्ड्स खरीद रहे हो, ठीक है, या तुम एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, एफडी में या बॉन्ड्स तुमने खरीदे हैं तो उसमें। अब मेरे को बोला है बॉन्ड्स पे तुम्हें 10% इंटरेस्ट रेट मिलेगा, क्लियर? 10% मुझे इंटरेस्ट रेट मिलेगा, ठीक है भाई, मैं तो बहुत खुश। अब इस केस में क्या होगा? मैं कह रही हूं कि 1000 रुपए का, मैंने वही लेके चल रही हूँ, 1000 रुपए की मेरे बॉन्ड वैल्यू थी, एग्जाम्पल ले लेती हूँ। बॉन्ड वैल्यू मेरी कितनी थी? 1000 रुपए। यहाँ पे मेरा कूपन रेट कितना था? मैंने बोला था 10%। 10% बॉन्ड का मतलब होता है कि मेरा इंटरेस्ट रेट जो है, इंटरेस्ट रेट जो है दैट इज 10%, ठीक है, कूपन रेट या इंटरेस्ट रेट आप लोग बोल सकते हो, तो वो 10% कूपन रेट ही बोल देती हूँ यहाँ पे। कूपन रेट जो है वो मेरा 10% है। अब मैं क्या कर रही हूं? मैं बोल रही हूं कि 1000 का 10% मुझे मिल गया कितना? 100 रुपए। 100 रुपए भाई मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है, मैं बहुत खुश, ठीक है। अब क्या हुआ? इतना मेरे को मिलेगा, 5 साल तक के लिए मिलेगा। मैंने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करा है? टाइम मैंने ले लिया सपोज 5 इयर्स, ठीक है, 5 इयर्स मैंने इसमें ले लिया, 5 साल तक भाई मुझे 100 रुपए मिलेगा, ठीक है ना? इतना क्लियर है कि 100 रुपए मुझे 5 साल तक मिलेगा क्योंकि मैंने 5 साल के लिए इन्वेस्ट करा है। अब इस केस में मुझे बताओ, आज इस साल मैंने इन्वेस्ट करा था, अब अगले साल क्या हुआ? इन्फ्लेशन आ गई, महंगाई आ गई, इस 100 रुपए की वैल्यू गिर जाएगी, ठीक है, इस 100 रुपए की वैल्यू गिर जाएगी। तो इसीलिए हमेशा हमारा बोला जाता है जब भी इन्फ्लेशन आता है ना, इंक्रीज होता है इन्फ्लेशन में, तो उस केस में इन्वेस्टमेंट हमारी कम हो जाती है। तो वो कैसे होती है वो देखते हैं। ये हमारा क्या था? नॉमिनल इनकम थी। नॉमिनल इनकम कौन सी होती है? जो कि हमारी इनकम हुई है बिना एडजस्टमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं करा है तुमने, मतलब महंगाई को उसमें तुमने अभी तक एडजस्ट नहीं करा है। अब चलो मैं इसमें से यहाँ पे लेके चल रही हूँ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन रेट तुम लगा लो, अगले साल जो हुआ है इन्फ्लेशन वो हुआ है 5% का, 5% का इन्फ्लेशन हुआ है। नॉमिनल इनकम जो थी, असली इनकम जो यहाँ पे तुम्हें हुई थी, सॉरी, नॉमिनल इनकम अपॉन 1 प्लस क्या बोलते हैं इन्फ्लेशन रेट। अब इसमें देखो नॉमिनल इनकम मैंने वही 100 रुपए डाली, ठीक है। अब मैंने क्या करा, उस वो जो महंगाई आई थी ना, महंगाई की वजह से क्या हुआ था, मेरी क्या बोलते हैं ये 100 रुपए की वैल्यू कम हो गई थी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला? इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट में यहाँ पे मैं डाल देती हूँ 0.05, ठीक है। इसे सॉल्व करके देखोगे तो 95.5 समथिंग आएगा, ठीक है। मैंने सॉल्व नहीं करा है, जस्ट मैं ऐसे ही बता रही हूँ, ठीक है। सॉल्व करके देख लेना, 95 पॉइंट समथिंग ही आएगा, वो देख के पता चल रहा है। अच्छा, तो अब इस केस में क्या था कि मैंने क्या बोला कि 100 रुपए, अच्छा ये क्या बोलता है परचेज पावर डिक्रीज होने का क्या मतलब होता है वो भी बता देती हूँ। जैसे 100 रुपए में आज के टाइम पे तुमने क्या बोलते हैं एक अमूल की डार्क चॉकलेट खरीद ली, ठीक है, वहीं पे क्या बोलते हैं गवर्नमेंट ने निकाल दिया कि भाई महंगाई आ गई है, इन्फ्लेशन आ गया है, इन्फ्लेशन वहीं पे कहीं ना कहीं 20% लगा लो, 20% इन्फ्लेशन आ गया है, तो अगले साल उसका असर उस डार्क चॉकलेट पे भी पड़ा है। तो डार्क चॉकलेट अगले साल तुम खरीदने गए हो, अगले साल मिल रही है तुम्हें 120 रुपए की, तुम्हारे पास कितने हैं? तुम्हारे पास तो 100 रुपए ही है,
समझ रहे हो? 20 रुपए महंगी हो गई है वो, मतलब तुम्हारे 100 रुपए की जो वैल्यू है वो गिर गई है। ठीक है, उस 100 रुपए में फिर से वो डार्क चॉकलेट नहीं आ पा रही है, इसे बोलते हैं वैल्यू गिरना। तो यही चीज थी कि 100 रुपए में 100 इंटरेस्ट रेट तुम्हें मिल रहा था, पर इन्फ्लेशन को तुमने एडजस्ट नहीं करा था। असली इनकम जो तुम्हारी हो रही है वो 95.5 हो रही है। क्लियर है? असली इनकम कितनी हुई है मेरी? इतनी हुई है, ना कि 100 रुपए। पर लोग क्या करते हैं कि भाई मेरे को तो नॉमिनल इनकम इतनी मिल रही है, चलो भाई इन्वेस्ट कर देते हैं, 100 रुपए मिल रही है, 100 रुपए बढ़िया है। ठीक है, वो इस चीज को इग्नोर कर देते हैं, इसीलिए घाटे में रहते हैं। अब कभी कभार हमारा क्या होता है, सबसे ज्यादा तो ये केस हमारा होता है, जैसे कि जो भी फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज होती है ना, जैसे बॉन्ड्स हो गई, ठीक है, डिबेंचर्स हो गए, उस केस में क्या होता है, हमारा फिक्स कर दी जाती है इंटरेस्ट। तो उस केस में जब हमारा फिक्स कर दिया जाता है तो हमारा इंक्रीज और डिक्रीज तुम कर नहीं सकते हो अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लेशन। तो इसी वजह से उनमें कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना थोड़ा सा बेकार रह जाता है, अगर इन्फ्लेशन को भी तुम कंसीडर करके देख रहे हो। इस केस में इक्विटी शेयर सबसे बढ़िया है, क्योंकि इक्विटी शेयर्स के जो इनकम होती है, मतलब जो आपका इंटरेस्ट, आपको जो डिविडेंड आप लोगों को मिलता है, वो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के साथ ही मिलता है। मतलब इन्फ्लेशन को कंसीडर करके करते हैं, इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा तो डिविडेंड भी वो लोग बढ़ा देंगे। बट इस केस में क्या है, इंटरेस्ट क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है पर इंटरेस्ट आपका नहीं बढ़ा उतना। बाकी इसकी जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन मैं क्या बोलते हैं इसकी आगे ही अभी कराऊंगी, कैलकुलेशन भी इसकी इंपॉर्टेंट है, एक आध क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी आ रखा है लास्ट ईयर में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे था हमारा एक्सचेंज रेट रिस्क। एक्सचेंज रेट रिस्क को जल्दी से यहाँ पे मैं कंप्लीट करती हूँ। जैसे कि तुम समझो तुम कोई एक्सपोर्टर हो, एक्सपोर्टर और अमेरिका से तुम कुछ ना कुछ मतलब कुछ इंपोर्ट कर रहे हो, अपना रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हो। तो अब उस केस में क्या हुआ, मैंने बोला 60 रुपए में, ठीक है, मैंने डील फाइनल कर ली थी कि भाई 60 रुपए में मैं कर दूंगी, बट क्या बोल 60 रुपए नहीं, सॉरी $60 लेके चल लो। ठीक है, $60 में मतलब मैं लगा के चल रही थी, इतना हो गया। बट आपको पता है डॉलर की क्या बोलते हैं, डेली या हर मूवमेंट ही कुछ ना कुछ आपकी प्राइसेस इंक्रीज डिक्रीज होती रहती हैं। जब आपको इंपोर्ट करना था, आप लगा के चल रहे थे $60 में आपको वो चीज मिल जाएगी। ठीक है, $60 में आपको वो चीज मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि $1 की उस टाइम पे आप लोग मान के चल रहे थे 60 रुपीज होगी वैल्यू, उस हिसाब से आपने पूरा कॉस्ट लगाया, आपने अपनी फाइनल उस चीज की वैल्यू भी निकाल दी, कॉस्ट भी निकाल दी, और मतलब आपका सेलिंग प्राइस वगैरह सब कुछ निकाल दिया। वहीं पे क्या हुआ कि उस बंदे ने कुछ नहीं करा है। यहाँ पे क्या बोलता है, हमारा जो डॉलर का प्राइस है वो 60 रुपीज से बढ़कर 75 हो गया। मतलब जो इम्पोर्ट आपको 60 रुपए पर डॉलर था, ठीक है, वो अब 75 पर डॉलर हो गया है। ठीक है, मतलब अब आपको ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है उसी चीज को इंपोर्ट करने के लिए, रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करने के लिए। दैट मीन्स आपकी कॉस्ट बढ़ी है। तो यही होता है एक्सचेंज रेट रिस्क, जो कंपैरेटिवली आपकी कॉस्ट बढ़ा देता है और कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट कम होता है। तो यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अच्छा, अब हम स्टार्ट कर रहे थे बिजनेस रिस्क। ठीक है, बिजनेस रिस्क का जल्दी से हम कंप्लीट कर लेते हैं। बिजनेस रिस्क किसी का पार्ट था अनसिस्टमैटिक रिस्क का, जो मैंने बोला था बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क, इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे थे। तो फिर बिजनेस रिस्क में हमारी दो चीजें आई, इसमें मतलब हमारा बिजनेस रिस्क आ गया। तो बिजनेस रिस्क में हमारा क्या क्या होता है, बिजनेस रिस्क हो गया आपका जैसे कि ऑपरेटिंग कॉस्ट जो आपकी होती है, जैसे कि डेली में आप जो भी चीज सामान अपना बना रहे हो, उसे बनाने में जो कॉस्ट लग रही है आपकी, ठीक है, तो फिर यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट को तुम लेके चलो। ऑपरेटिंग कॉस्ट वही तुम्हारा फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट कहीं ना कहीं उसमें रहती है। अगर तुम अपना क्या बोलते हैं प्रोडक्शन नहीं भी कर रहे हो तो फिक्स कॉस्ट तो कहीं ना कहीं रहती है ना उसमें। क्या बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा 11th और 12th क्लास में, कि हम अगर कोई चीज ना भी बनाए, मतलब एक कंपनी है, कंपनी की लैंड है, सब कुछ है, इलेक्ट्रिसिटी है, हर चीज का बिल आता है, अगर वो उस चीज को क्या बोलते हैं ना भी करे, वहां पे प्रोडक्शन ना भी करे, तो कुछ ना कुछ फिक्स कॉस्ट होती है। फॉर एग्जांपल लैंड की फिक्स कॉस्ट होती है 10,000 आप लोग रेंट दे रहे हो, तो वो तो आपको मंथली देना ही पड़ेगा, भले ही आप उस जगह पे कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो यही ऑपरेटिंग कॉस्ट है। ऑपरेटिंग कॉस्ट में हमारा क्या बोलते हैं फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों कॉस्ट होती है। तो इसीलिए यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि बाय चांस अगर आप लोगों की सेल नहीं हो रही है, यहाँ पे मैंने क्या फॉर्मूला लिखा है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। यहाँ पे बोला है मैंने
कि अगर बाय चांस आपकी सेल में कुछ परसेंटेज इफेक्ट पड़ा है तो उस सेल की वजह से क्या बोलता है आपका ऑपरेटिंग इनकम में कितना इफेक्ट पड़ा है, समझ रहे हो। सेल में परसेंटेज चेंज होने की वजह से आपका ऑपरेटिंग इनकम में क्या इफेक्ट पड़ा है। अगर आपका क्या बोलते हैं ज्यादा इफेक्ट पड़ा है, फॉर एग्जाम्पल अगर जो आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज आपका 1 से ज्यादा है, ठीक है, तो मतलब आपका बिजनेस रिस्क यहाँ पे कहीं ना कहीं हाई हो रहा है। ठीक है, बिजनेस रिस्क आपका कैसे हाई हो रहा है, अगर मेरी ऊपर वाला जो न्यूमरेटर क्या बोलते हैं ज्यादा होगा, ठीक है, तभी तो हमारा ये वन से इंक्रीज करेगा। अगर हमारा यहाँ पे सेल ज्यादा होती तो कंपेरेटिवली हमारा ये 1 से कम होता, DOL। अब हमारा क्या हुआ है, ऑपरेटिंग इनकम जो है वो क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग इनकम यहाँ पे हमारी कंपेरेटिवली कम हो रही है इसके सेल्स के मुकाबले। ऑपरेटिंग इनकम अगर हमारी कम हो रही है, जैसे मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारी ज्यादा, ऑपरेटिंग कॉस्ट आप लोगों को पे करनी ही करनी पड़ेगी, तो वो हमारा क्या बोलते हैं बिजनेस रिस्क है। अगर आपकी सेल हो रही है या नहीं हो रही है, ऑपरेटिंग कॉस्ट का वो फिक्स कॉस्ट वाला पार्ट तो आपको पे करना पड़ेगा, वही आपका एक रिस्क बन जाता है। फाइनेंशियल रिस्क में क्या है, फाइनेंशियल रिस्क आप लोग समझते हो, जैसे आपने डिबेंचर्स इशू कर रखे हैं, ठीक है, तो उस केस में या लोन आपने कहीं से ले रखा है तो उस केस में आपको इंटरेस्ट देना ही देना पड़ेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम। तो यहाँ पे भी मैंने वही चीज लिखी है कि आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो इफेक्ट है वो आपके अर्निंग पर शेयर पे कितना पड़ रहा है। तो सीधा सीधा अगर इसे मैं नॉर्मल लैंग्वेज में इसे एक्सप्लेन करना चाहूँ तो फाइनेंशियल रिस्क आपका यही होता है कि इंटरेस्ट वगैरह आपको पे करना पड़ेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम। तो इसमें हमारा बस इतना ही था। तो इसके बाद मैं जल्दी से वो वाला स्टार्ट कर देती हूँ हमारा कि अनसिस्टमैटिक और सिस्टमैटिक को मैं डायग्राम से कैसे डिनोट कर सकती हूँ। अनसिस्टमैटिक और सिस्टमैटिक को सिंपल सा मैंने आप लोगों को बोला था, एक डायग्राम में जैसे बना रही हूँ। यहाँ पे मेरा ये वाला पार्ट हो गया और एक ये पार्ट हो गया, ठीक है। इस वाले पार्ट को आप समझ सकते हो, ये मेरा हो गया सिस्टमैटिक रिस्क, ठीक है, इसे मैं बोलूंगी सिस्टमैटिक रिस्क। इस वाले पार्ट को मैं बोलूंगी अनसिस्टमैटिक रिस्क। मतलब जितनी ज्यादा अच्छा पोर्टफोलियो होगा उस हिसाब से आपका रिस्क डिक्रीज होता जाएगा। एफिशिएंट पोर्टफोलियो होगा तो आपका रिस्क डिक्रीज होता जाएगा। मैंने यहाँ पे क्यों नहीं करा, मैंने आप लोगों को बोला सिस्टमैटिक रिस्क जो होता है वो आपका फिक्स्ड होता है, मतलब वो ऐसा ही रहेगा। अनसिस्टमैटिक रिस्क डिक्रीज होता जाएगा। कैसे, जितना ज्यादा अच्छा एफिशिएंट पोर्टफोलियो होगा आपका ये रिस्क डिक्रीज होता जाएगा। बट एक चीज याद रखना, जैसे मैं बोलती हूँ कि कुछ जो सिक्योरिटीज होती है, चुनिंदा सिक्योरिटीज क्या बोलते हैं रिस्क फ्री सिक्योरिटीज होती है, तो आप क्या समझ रहे हो कि उन केस में हमें रिटर्न नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा उन केसेस में, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई या REC बॉन्ड्स हो गए, तो फिर उस केस में क्या हमें कुछ मिलता नहीं है? बिल्कुल मिलता है। तो इसीलिए इसका हमारा एक बहुत ही अच्छा सा फॉर्मूला बनता है एक्सपेक्टेड रिटर्न का। आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न का ये फॉर्मूला बनता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू रिस्क फ्री रिटर्न प्लस क्या करोगे, रिस्क प्रीमियम, ठीक है, रिस्क प्रीमियम। अब इसे समझने की कोशिश करो, जितना पार्ट, मतलब इसे समझ लो जैसे कि रिस्क फ्री रिटर्न आपको मिल रहा है, ठीक है, मतलब इतना वाला तो आपको, जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी भी चीज में इन्वेस्ट करा है, इन्वेस्ट करने पे आपको, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बॉन्ड्स नहीं, आप कुछ और ले लो, किसी में आपने इन्वेस्ट करा है, उसमें आपको बोला आपको 10% मिलेगा, ठीक है, 10% आपको मिलेगा, जिसमें से 5% तो भले ही कुछ भी हो जाए आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो 5% क्या होगा, रिस्क फ्री रिटर्न हो गया है। बाकी का 5% क्या हुआ, आपका रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम क्या होता है, रिस्क लेने पर आपका जो क्या बोलते हैं एक फायदा होता है, ठीक है, आपको कॉम्पेंसेट करने के लिए। रिस्क आपने लिया है तो रिस्क लेने के लिए, लिया है तो उसे कॉम्पेंसेट करने के लिए आप लोगों का यहाँ पे एडिशन होता है। तो यहाँ पे ये रिस्क फ्री रिटर्न मेरा कितना हो गया, फॉर एग्जाम्पल रिस्क फ्री रिटर्न हो गया मेरा 50, ठीक है, रिस्क मैंने लिया था, इसकी वजह से क्या बोलते हैं मुझे यहाँ पे फायदा हुआ है, तो फायदा हो गया मेरा क्या हुआ, ये 60 हुआ है, तो मेरा टोटल एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना हो गया, 110 हो गया, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न हमारा क्या होता है, रिस्क फ्री रिटर्न प्लस रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम किसके लिए, जो आपने रिस्क लिया था सही में, उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए, ठीक है, आपको रिस्क प्रीमियम मिलता है। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न जैसे मैंने अभी आपको बोला था
कि वो 5% तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो दैट इज रिस्क फ्री रिटर्न। उसके लिए आप रिस्क नहीं ले रहे हो, वो तो बिना रिस्क लिए भी मिल रहा है, उस बाकी बचे हुए 5% के लिए आप लोग रिस्क ले रहे हो। तो इसमें बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी डिस्कसिंग विद यू ऑल दीज रिमेनिंग टॉपिक्स। ये जो कैलकुलेशन वगैरह वाला बचा है, जल्दी से इसे मैं वाइंड अप करा दूंगी नेक्स्ट में। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये वाली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है इस चैप्टर की, तो इसे जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे पहले ये चीजें आनी जरूरी है। तो इसे शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे।